ईरान और इजराइल, दो ऐसे देश जिनके बीच तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह दुश्मनी अचानक शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक समय के दोस्त आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। इस कहानी की जड़ें इतिहास में छुपी हैं। 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध की राख से एक नया राष्ट्र उभरा, इजराइल। इस नवगठित देश को वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने के लिए सहयोगियों की आवश्यकता थी। उस समय कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया था, लेकिन ईरान एक अपवाद था। जब इजराइल बना तो ईरान उन गिने चुने मुस्लिम देशों में था जिसने इजराइल को अनौपचारिक रूप से मान्यता दी। यह एक साहसिक कदम था जो क्षेत्रीय राजनीति की जटिलताओं को दर्शाता था। उस समय ईरान में शाह रजा पहलवी की सरकार थी, जो पश्चिमी देशों के नजदीक थी और धर्म के बजाय राजनीति को तवज्जो देती थी। शाह ईरान को आधुनिक बनाने और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। इजराइल के साथ सहयोग उनकी इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। शाह की सरकार ने धर्म को राजनीति से अलग रखने की नीति अपनाई, जिससे इजराइल के साथ संबंध स्थापित करना आसान हो गया। ईरान और इजराइल के बीच व्यापार होता था, खुफिया जानकारी साझा होती थी और दोनों ने अरब देशों की नासिर जैसी सरकारों के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदारी बनाई थी। इजराइल ईरान को कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मदद कर रहा था, जबकि ईरान इजराइल को तेल की आपूर्ति करता था। दोनों देशों के खुफिया विभाग, मोसाद और सबाक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले तत्वों पर नजर रखी जा सके। यह साझेदारी मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। यह मित्रता लगभग 3 दशकों तक चली, जो मध्य पूर्व के इतिहास में एक अनोखा अध्याय था। 1979 में ईरान में एक बड़ा बदलाव आया। इस्लामिक क्रांति, शाह की सरकार गिर गई और अयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आए। अब ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन चुका था, जो अमेरिका और इजराइल का कट्टर विरोधी था। नई सरकार ने इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे जायोनी शासन कहकर पुकारा जाने लगा। यहीं से दुश्मनी की शुरुआत हुई। The 1980s were a period of intense conflict for Iran, primarily due to its involvement in the protracted and devastating Iran-Iraq War. This war consumed much of Iran's resources and attention. However, even amidst this major conflict, Iran was strategically laying the groundwork for its future regional ambitions, particularly concerning its stance against Israel. This period marked the inception of a long-term strategy aimed at projecting influence and challenging its adversaries through indirect means. Following the Israeli military intervention and incursion into Lebanon, a significant development occurred. Iran played a pivotal role in the creation and establishment of a new organization known as Hezbollah. This group was conceived as a key instrument in Iran's evolving strategy. Recognizing the potential of Hezbollah, Iran embarked on a comprehensive program of support. This included the provision of substantial quantities of weaponry, financial resources, and extensive military training. The objective was to empower Hezbollah to directly confront and challenge Israel, acting as a strategic arm of Iranian foreign policy. This marked the true beginning of Iran's proxy war strategy, also known as indirect warfare. Instead of engaging in direct military confrontations, Iran opted to support and utilize non-state actors like Hezbollah to achieve its strategic objectives. This approach allowed Iran to exert influence, challenge its rivals, and pursue its interests without directly committing its own military forces, thereby minimizing the risks and costs associated with conventional warfare. This strategy would become a defining characteristic of Iranian foreign policy in the decades to come. 1990 के दशक में ईरान के नेताओं ने इजराइल के खिलाफ और भी तीखे बयान देने शुरू कर दिए। अयतुल्ला खामेनेई और राष्ट्रपति रफसंजानी ने इजराइल के अस्तित्व को ही चुनौती दी। ईरान ने फिलिस्तीनी संगठनों जैसे इस्लामिक जिहाद और बाद में हमास को भी समर्थन देना शुरू किया। इरादा था इजराइल को चारों ओर से घेरना। 2000 के शुरुआती सालों में पता चला कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। इससे इजराइल को खतरे का एहसास हुआ। 2005 में ईरानी राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने इजराइल को नक्शे से मिटा देने की बात कही, जिससे तनाव और बढ़ गया। इजराइल ने दुनिया को चेताया
कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए, चाहे कूटनीति से हो या सैन्य कार्रवाई से। 2011 में सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ा। ईरान ने सीरियाई तानाशाह बशर अल असद का साथ दिया, जो इजराइल का भी दुश्मन था। ईरान ने सीरिया में सैन्य ठिकाने बनाए और इजराइल ने जवाब में उन ठिकानों पर बार बार हवाई हमले किए। इससे दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई जैसे हालात बनने लगे। 2020 में इजराइल ने यूएई, बहरीन और कुछ अन्य अरब देशों के साथ अब्राहम समझौते किए, जिससे उसका अरब दुनिया में स्थान मजबूत हुआ। ईरान ने इसे अपने खिलाफ एक गठबंधन माना और इजराइल विरोधी संगठनों को और ज्यादा समर्थन देना शुरू किया। 2020 के बाद से गाजा और लेबनान के मोर्चों पर तनाव फिर से बढ़ा। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह को आधुनिक हथियार, ड्रोन और मिसाइलें दी और इजराइल ने जवाब में साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्या और सर्जिकल स्ट्राइक की। ये टकराव अब छुपा हुआ नहीं रहा, यह एक खुला क्षेत्रीय संघर्ष बन चुका है। एक समय के दोस्त आज खून के प्यासे दुश्मन बन चुके हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। कभी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये दुश्मनी किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि दशकों से चले आ रहे राजनीतिक, धार्मिक और रणनीतिक फैसलों का नतीजा है। ये एक जटिल जाल है जिसमें विश्वासघात, महत्वाकांक्षाएं और विचारधाराओं का टकराव शामिल है। इस दुश्मनी की परतें इतनी गहरी हैं कि उन्हें उधेड़ना आसान नहीं है। हर एक फैसला, हर एक कदम इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आज भी इस संघर्ष को आकार दे रहा है। राजनीतिक चालें, धार्मिक कट्टरता और संसाधनों की लालसा, ये सभी मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। सीमाओं का बार बार बदलना, राजनीतिक रैलियों में भड़काऊ भाषण और तेल के कुओं पर नियंत्रण की जंग, ये सब इस कहानी के अहम हिस्से हैं। आने वाला समय और कितना खतरनाक होगा, ये कह पाना मुश्किल है। भविष्य अनिश्चित है और हर पल एक नई चुनौती लेकर आ सकता है, लेकिन ये साफ है कि इसकी जड़ें गहरी हैं इतिहास में। ये सिर्फ एक सामयिक विवाद नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे संघर्षों का परिणाम है। आज के आधुनिक शहर और शरणार्थी शिविर, सोशल मीडिया पर विचारों का टकराव और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में विरोधाभास, ये सब मिलकर एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं। विशेषज्ञों की राय भी बंटी हुई है और कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। इस अंधेरे में उम्मीद की किरणें भी हैं। शांति वार्ताएं, कूटनीतिक प्रयास और शिक्षा के माध्यम से सहनशीलता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम, ये सब मिलकर एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाते हैं। समुदायों को एक साथ लाने की पहल और संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना, ये सब महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन ये रास्ते आसान नहीं है और इसमें बहुत समय और प्रयास लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और गहराई से समझाने वाले वीडियो के लिए आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके विचारों को सुनना चाहते हैं। कृपया नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत में भाग लें। साथ ही हमारे अन्य वीडियो देखना न भूलें, जो आपको इस जटिल मुद्दे को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं और ऐसे ही जानकारीपूर्ण और विचार उत्तेजक वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।